अब आगे बढ़ने से पहले एक और कंसेप्ट है जिसको मैं समझाना चाहता हूँ, वो है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक, केवल एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन किस तरह से? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन स्लोली मूविंग, इन स्लोली मूविंग, इस तरह से लिखा हो, स्लोली मूविंग एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब समझते हैं, क्या लिखा गया है कि बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, किस तरह से? स्लोली मूव कर रहे हो, है ना, मतलब धीरे धीरे मूव कर रहे हो, बहुत ही धीरे। धीरे का मतलब होता है त्वरण शून्य हो जाए, मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो, मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं है। यह कार्य किसी वस्तु को धीरे धीरे विस्थापित करने में, ठीक है ना। तो देखिए कैसे होगा ये। मानते हैं कि कोई भी जो वस्तु है वो ऐसे जगह पर है जहाँ पे कोई बाहरी, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, ठीक है, कोई असंरक्षी बल नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है। तो जब आप उसको लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। सूडो फोर्स अब ज़्यादा काम का वैसे है नहीं, क्योंकि आप हमेशा कहाँ से देख रहे होते हैं, आप इनर्शियल फ्रेम से ही स्टडी करते हैं, इसलिए सूडो फोर्स बहुत ही कम आता है। ठीक, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक, यही आता है आपको मेन स्टेट में। ठीक, अब सुनो, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो ये जीरो हो गया, क्योंकि आप स्लोली लेके जा रहे हैं। कैसे लेके जा रहे हैं? बिल्कुल धीरे से लेके जा रहे हैं, तो स्लोली लेके जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो हो गया। कारण क्या है? स्लोली है, ठीक है, स्लोली। जब भी धीरे धीरे लेके जाएंगे तो गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो देखो, तो ये इक्वेशन क्या बन गया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो उस निकाय की जो गतिज स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा वही वर्क डन बाय एक्सटर्नल होगा। तो हमेशा आप क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है उसको निकाल लो, बस वही आ जाएगा एक्सटर्नल का वर्क डन। आपको मैंने वो जो उदाहरण बताया था वो इसी से बताया था। देखिए कैसे, यदि इस वस्तु को आप धीरे 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 ऐसे खींचकर उठाकर लेके जाते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे, तो धीरे धीरे का मतलब क्या है कि आप इस वस्तु में जितना इसकी भार है, जितना mg है वजन, जितना उतना ही आप एक्सटर्नल फोर्स लगाए, क्योंकि त्वरण जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है। तो F एक्सटर्नल बराबर mg चल रहा है, F एक्सटर्नल बराबर mg। तो फिर आप जब इसको खींच के लेके जाएंगे यहां से लेकर यहां तक, ठीक, तो आपसे पूछा जाए कि इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, mg द्वारा तो किया गया कार्य माइनस mgh है ना, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज कितना है? रेफरेंस यहाँ जीरो मान लीजिए, तो चेंज कितना है? प्लस mgh। तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? mgh। तो वही कार्य जो आप बाहर से बल लगा के कार्य करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है, लेकिन वो स्लोली होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए। यदि आप तेजी से करेंगे तो फिर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन उसकी स्थितिज ऊर्जा के साथ साथ गतिज ऊर्जा में भी चला जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ऐसे करते हैं एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जब स्लोली पूछा जाए। यही चीज आप स्प्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। यदि स्प्रिंग की आप लेंथ को
ऐसे, ये प्राकृतिक लंबाई थी। अब अगर आप इसको खींचना शुरू करेंगे इस दिशा में, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो आप हमेशा इसके बराबर अब लगा रहे हैं स्प्रिंग फोर्स के, तो यहाँ F एक्सटर्नल होना चाहिए किसके, स्प्रिंग फोर्स के। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर है तब इसके द्वारा किया गया कार्य क्या लिखेंगे, फिर आप इसकी बारे में बात ही नहीं करेंगे, फिर तो आप सीधा सीधा बोल देंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हाफ kx²। ठीक है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो बस आपको पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव देखना होता है कितना होगा, लेकिन कब, जब आप धीरे धीरे इस कार्य को करते हैं, स्लोली, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 है। ठीक, इस कंसेप्ट को लगाते हैं क्वेश्चंस में। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये रहा। देखिए क्या है कि एक चेन है, ठीक है, और ये चेन इस प्रकार रखा गया है कि इसका कुछ हिस्सा नीचे लटक रहा है, ऐसे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसकी लंबाई L/N है। मैं एक जनरल बना लेता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि इस पूरे जंजीर की लंबाई की 1/4 हिस्सा नीचे है, तो n का मान क्या हो जाएगा, 4, n की वैल्यू 4 हो जाएगी। या बोल दे 1/3 हिस्सा नीचे है, 1/3 नीचे है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। हाफ नीचे है तो n 2 हो जाएगा, 5 1/5 नीचे है तो n 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है कुछ। तो अगर इसको खींचना शुरू करें, है ना, एक्सटर्नल फोर्स, तो ये एक्सटर्नल फोर्स इस तरह से खींचा जा रहा है कि स्लोली इसको खींच रहे हैं। ठीक है ना, स्लोली मूविंग, स्लोली। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, ये क्या है, स्मूथ है, ये स्मूथ है। ठीक है, अब ये है L/N, क्या है, L/N। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कितना कार्य करना पड़ेगा, व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कि ये पूरे जंजीर को आप इस टेबल में खींच के ले आए। इस सिक्कड़ को खींच के लाने में, धीरे धीरे ही खींच के लाएंगे, तो खींच के लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेट द वर्क डन, work done by external force, work done by external force in slowly moving chain, in slowly moving the chain up to the table। ठीक है, पूरे तरह से टेबल में खींच के लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये सवाल पूछा गया है। तो मैंने जनरल ले लिया L/N, और टोटल इसका मैं ले लेता हूँ, m मास का चेन है, L इसकी लंबाई है, कंप्लीट। तो कंप्लीट खींच के लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए अब जैसे जैसे इसको आप खींचते जाएंगे, स्लोली का मतलब समझ रहे हैं, इसके भार के बराबर आप बल लगाएंगे। इसका भार क्या है, इसका वेट के लिए इसका मास चाहिए होगा आपको, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, मतलब बराबर हिस्से में बटा हुआ है, तो L हिस्से का द्रव्यमान m है, तो L/N हिस्से का द्रव्यमान क्या होगा, m/n होगा। तो इतने चेन का द्रव्यमान क्या दिया है, मास कितना दिया है, वो मास दिया है m/n। क्या दिया है, m/n। ठीक है ना, ये चीज आपको निकालना पड़ता है हर बार, तो ये मैंने निकाल लिया। अब क्योंकि यहां स्लोली लिखा हुआ है, तो आप इसके वेट को, जैसे आप थोड़ा सा x ऊपर लाओगे, मान लीजिए आपने x ऊपर लाया कुछ सामान, ठीक है, तो ये जो दूरी है
L/n वो कम हो जाएगा, तो फिर तो इसका मास भी कम हो जाएगा, फिर तो इसका फोर्स भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये फोर्स कैसा हो गया? वेरिएबल फोर्स, है ना, परिवर्तित करने वाला बल। तो इसका वर्क डन अगर आपसे पूछा जा रहा है ना, कार्य बताएं, कार्य कितना हो रहा है, तो उसके लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता एफ डी एक्स, और एफ की वैल्यू एक्स के मुकाबले मान लेते आप एक्स दूरी आपने खींच लिया, ठीक, तो इससे एक्स आपने खींच लिया, तो इसका द्रव्यमान जो होगा किसी भी एक्स दूरी पर, एक्स लंबाई पर, तो ये एक्स के हिसाब से आप करते, बहुत कॉम्प्लेक्स पड़ता। इसीलिए ऐसे सवालों को करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि क्योंकि यहाँ पे स्लोली लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, बिल्कुल धीरे धीरे लेके जाना है, धीरे धीरे, हौले हौले, ठीक है। तो कभी भी ऐसा आए तो सिर्फ क्या करना है, वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। फाइनल क्या होगा, जब ये पूरी तरह से टेबल के ऊपर आ जाएगा तब वो फाइनल हो जाएगा, पूरे तरह से आ गया। तो मैं इसको रेफरेंस ले लेता हूं, सबसे पहले इसका रेफरेंस डिफाइन करना पड़ता है, तो ये इसका रेफरेंस हो गया। तो फाइनली जब ये रेफरेंस में ही आ जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0 माइनस इनिशियली क्या था, इतना हिस्सा नीचे था, ये इसका इनिशियल है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ये बिल्कुल सीधा बना हुआ है तो जंजीर बिल्कुल सीधा बना हुआ है, तो मैंने आपको सीधे, बिल्कुल सीधे ऑब्जेक्ट के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखने कैसे सिखाया था, इसके आधा डिस्टेंस पे होगा, तो L/2 2n हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी लंबाई, तो ये क्या लिखोगे, L/2n, ठीक है ना। तो क्योंकि इसके नीचे है तो माइनस होगा, माइनस m g h क्या है, L/2n। देख रहे, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, समझो ध्यान से। इस पूरे लंबाई का आधा लंबाई लेंगे ना, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, आधे पे, दरमियान केंद्र कहाँ होगा, आधे पे, क्योंकि ये एक्सटेंडेड बॉडी है, खींचा हुआ ऑब्जेक्ट है, तो खींचा हुआ पे आप क्या करते हो, L/2n करते हो। तो देखो ध्यान से क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस mg L/2n स्क्वायर, mg L/2n स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसका वर्क डन। आया समझ में। तो इसको मैं इसलिए n के हिसाब से दे रहा हूं क्योंकि अगर इसको याद करना चाहो तो कुछ बुरा नहीं है, mg L/2n स्क्वायर आ गया। तो अब देखो, अगर आपको ये पता हो तो मैं आपको सवाल पूछ लेता हूँ कि ये जंजीर है, इस जंजीर में यदि ये 1/3 L/3 जंजीर बाहर है ना, तो 2L/3 यहाँ होगा, हाँ चलो ऐसा हो गया। तो सवाल है कि इसको खींचकर ऊपर रखने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये बता रहा है आपको, ठीक है। तो L/3 है, तो n का मान क्या हो गया, n का मान 3 हो गया, बस यहाँ डाल दो, हो गया काम, है ना। m मास का, L लंबाई का, कार्य कैसे निकालेंगे, तो mg L/2n स्क्वायर, तो 2 इंटू n स्क्वायर, 9 2 जा 18, mg L/18। आ रहा समझ, सिंपल हो गया, जबकि इसमें कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ये वेरिएबल फोर्स, कांस्टेंट नहीं है, पर मेरे लिए आसान हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे करने वाले हैं एक एक चीज। नेक्स्ट, इसी चीज को स्प्रिंग पे लेकर करते हैं, ठीक है। आ जाओ, मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है ऐसे, ठीक, ये इसकी प्राकृतिक लंबाई x बराबर 0 है पर है, k का मान ले लेते हैं 1000 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ऐसा कुछ है। सवाल में ये दिया गया है
थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए, वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। कि कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in slowly displacing from x equals to 0, in slowly displacing by, from छोड़ दो, by 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कहने का मतलब कि 1 सेंटीमीटर इसमें खिंचाव लाना है ना, इसको खींचना है। तो 1 सेंटीमीटर का खिंचाव के लिए किया गया कार्य ज्ञात करें। ठीक है, ये सवाल है। तो इसको 1 सेंटीमीटर खींचना है, उसके लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि इसको धीरे धीरे खींच के लेके जाना है, तो मेरे लिए एक सवाल, मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पे सॉल्व। तो मैं लिखूँगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। इसको खींच रहे हो आप, है ना, ऐसे खींच रहे हो, और खींचने के बाद इसमें 1 सेंटीमीटर का खिंचाव ले आए, है ना। ठीक, तो वो क्या लिखोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो जाएगा हाफ kx स्क्वायर। ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, कंप्लीट लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है ना। तो फाइनल कहाँ तक पहुंच गया, x1, तो हाफ के x1 स्क्वायर माइनस इनिशियली कहाँ था, वो अपनी प्राकृतिक लंबाई पे था, नेचुरल लेंथ पे था। तो नेचुरल लेंथ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो क्या आंसर आ गया, हाफ के 1 सेंटीमीटर खींच रहे हो, है ना। तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, हाफ 10⁻³ इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 10⁻⁻1, है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.5, है ना, और ये हो जाएगा 10⁻⁻1। इसका मतलब 0.05 जूल। ठीक, इतना कार्य करोगे। मैं कह रहा हूं कि फर्दर 1 सेंटीमीटर खींचने में और कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। मतलब पहले तो आप प्राकृतिक लंबाई से 1 सेंटीमीटर खींचे, फिर आप 1 सेंटीमीटर से और 1 सेंटीमीटर खींचोगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, ये सवाल है। ठीक, तो ये तो पहला था। अब दूसरा लिख लेते हैं, बाय 1 सेंटीमीटर, ये तो 1 हो गया, ए। बी लिख लेते हैं। ठीक है, वर्क डन टू फर्दर इलोंगेट बाय 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, मतलब समझाता हूं मैं आपको। मतलब ये है कि यहां तक तो खींच ही लिए थे ऐसे, अब और खींचना है आपको। कितना, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर और खींचना है। ठीक, तो अब आप क्या करोगे,
यही काम करना है फिर से, है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पर। तो सिंपल क्या करोगे, वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या होगा, फाइनल क्या होगा, हाफ के x2 स्क्वायर। इनिशियल लेकिन अब जीरो नहीं होगा क्योंकि आप फर्दर खींच रहे हो। तो कहां से शुरू कर रहे हो, x1 से, खत्म कहां करोगे, x2 पर। अब x2 की वैल्यू क्या होगी, x2 का मान क्या निकालोगे। तो x2 लेते कहां से हैं बच्चों, हमेशा नेचुरल लेंथ से लेते हैं। तो ये वाली दूरी लोगे, तो 1 सेंटीमीटर तो ये था ही, है ना। अब 1 सेंटीमीटर और हो गया, तो टोटल 2 सेंटीमीटर हो गए, है ना, टोटल 2 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको लिखोगे हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। x2 कितना है, 2। तो 2 यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर माइनस हाफ के तो आपने बाहर ही ले लिया, और ये क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हाफ इंटू 10⁻³ इंटू 4 माइनस 1 3 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा 3/2 1.5, 3/2 1.5, ओके। और ये हो जाएगा 10⁻⁻1। ठीक, तो कितना हो गया, एक और कर देंगे तो 0.15 जूल। ठीक, देखिए ध्यान से, जब आप प्राकृतिक लंबाई से 1 सेंटीमीटर खींचते हैं, ऐसे आ जाता, जब प्राकृतिक लंबाई से 1 सेंटीमीटर खींचते हैं तो कार्य आता है 0.05, वर्क कितना आता है 0.05। लेकिन 1 सेंटीमीटर खींचने के बाद 1 सेंटीमीटर और खींचते हैं, तब जाके कार्य क्या आ जाता है 0.15। इसका मतलब इसका 3 गुना कार्य करना पड़ गया आपको। तो अगर पहले से ही खींचा हो स्प्रिंग और उतना और अगर खींचना हो तो आपको 3 गुना कार्य करना पड़ेगा पहले के मुकाबले। इसको आप नियम बना के लिख सकते हैं, नियम बना के याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे कि अगर पहले से ही खींचा हो, है ना, पहले से मतलब प्राकृतिक लंबाई से x खींचने में जितना कार्य करते हैं वहीं से x और खींचने में 3 गुना कार्य करना पड़ता है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था एक फॉर्मूले की तरह। तो वर्क डन इन 2 इज 3 टाइम्स वर्क डन इन 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, केवल स्प्रिंग फोर्स की बात हो रही है और प्राकृतिक लंबाई से ही हो रही है। तो कहीं भी खींच के रखोगे उससे और उतना ही खींचने के लिए 3 गुना कार्य करना पड़ता है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत आसानी से हो जाता है अगर आप सिर्फ यही कंसेप्ट लगाओ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई मास नहीं है। अगर मास होता भी मान लीजिए ऐसे, तो इसमें स्लोली लिखा हुआ है तो उसकी कोई गतिज ऊर्जा नहीं आएगी, उसकी कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सब कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट्स के साथ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्प्रिंग फोर्स का ही है। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसमें ये गिवन है कि ये जो स्प्रिंग है इसको नेचुरल लेंथ में एक ब्लॉक को फिक्स करके रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे रखा गया है। अब इसको जब इलोंगेशन प्रोड्यूस होगी, इलोंगेशन मतलब उसमें खिंचाव, जब ये खिंचाव प्रोड्यूस होगा तो बताना है कितना मैक्सिमम इलोंगेशन हो सकता है, अधिकतम जो खिंचाव है वो कितना हो सकता है। अगर ब्लॉक इज ब्रॉट डाउन स्लोली, मतलब इसको धीरे धीरे से इसको लेकर आना है, बिल्कुल धीरे, मध्यम। तो धीरे लेकर आने का मतलब क्या बताया था आपको, स्लोली का मतलब क्या बताया था। स्लोली का मतलब होता है
कि एक्सेलरेशन ज़ीरो होना, मतलब नेट फोर्स ज़ीरो होना, ठीक। तो इसको ऐसे लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे ला रहे हैं, ठीक है ना। कैसे ला रहे हैं? बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे, बिल्कुल ऐसे धीरे, बिल्कुल हर बार ऐसे धीरे ला रहे हो। तो क्यों ऐसा, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जब आप जैसे ही आप इसको नीचे लाओगे ना, इसके भार के कारण, इसके वजन के कारण ये नीचे आने लगेगा और स्प्रिंग में फिर खिंचाव आएगी। तो अगर स्प्रिंग में खिंचाव आती है, इलोंगेशन होता है, तो इलोंगेशन होने के कारण स्प्रिंग का फोर्स आएगा। तो स्प्रिंग का फोर्स ब्लॉक के ऊपर लगेगा। मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। पहला समझिए ध्यान से, जैसे जैसे इलोंगेशन होगी, जैसे जैसे इलोंगेशन होगी वैसे वैसे इसमें स्प्रिंग फोर्स आएगा। तो मान लीजिए कुछ स्प्रिंग फोर्स ऊपर आ गया kx और नीचे mg है, पर mg ज़्यादा है और kx कम है, इसीलिए वो नीचे आ रहा है। लेकिन आप पूरे टाइम हाथ से उसको लगा के रखे हो, तो एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगा के रखे हो यहाँ पे, ऐसे नॉर्मल। तो जो इसमें कमी हो रही है ना, वो इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल वो उसको, नॉर्मल जो है वो उसको बराबर करके इसको जोड़कर mg के बराबर कर लेता है। तो पूरे टाइम एक्सेलरेशन ज़ीरो रह रही है। तो फिर आप धीरे 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 ला रहे हो, तो x की वैल्यू बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो एक समय ऐसा होगा जब kx खुद ही mg को बैलेंस कर लेगा। तो ऐसे केस को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो केस 1 में क्या हो रहा है? केस 1 में इसमें इलोंगेशन हो रही है ना, और इलोंगेशन होने के कारण, इलोंगेशन होने के कारण ये इसकी मैक्सिमम इलोंगेशन हो जाती है, एक्स मैक्स। समझ में आया? तो आपको बताना है कि ये मैक्सिमम इलोंगेशन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम इलोंगेशन। तो पहले वाले केस में क्या लिखोगे? फिर ये नॉर्मल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर नॉर्मल खत्म हो जाएगा। तो ये क्या होगा? इट इज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के केस होने से क्या हुआ? इस पे नेट फोर्स ज़ीरो हो गया, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया, है ना। इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था। तो ये साम्यावस्था का केस है, ठीक है ना। तो साम्यावस्था का केस है, तो आप क्या लिखोगे? बस kx मैक्स बराबर mg। तो पहले वाले का उत्तर क्या हुआ? तो x मैक्स इज इक्वल्स टू mg बाई k, ये हो गया, ठीक है ना, mg बाई k हो गया। अब दूसरे सवाल को समझो। अगर मास को रिलीज कर दो, यहाँ से छोड़ दो, है ना। चलो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये क्या है? ये है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब साम्यावस्था, सही है। अब इसमें क्या लिखा है कि अगर इसको यहाँ से छोड़ दे, है ना, छोड़ दे, इट इज रिलीज। रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना, है ना। इसको विरामावस्था से छोड़ा गया, विरामावस्था, विरामावस्था से इसको छोड़ा गया। तो मतलब u0 से छोड़ दिए। पहले मैं क्या कर रहा था? धीरे 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 ला रहा था, तो नॉर्मल रिएक्शन में खुद लगा रहा था। अब इसको यहाँ से छोड़ दिए अगर, तो अगर इसको छोड़ देते हैं तब ये इक्विलिब्रियम में नहीं रुकता है। इक्विलिब्रियम में तो फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन वेलोसिटी जीरो थोड़ी है। रुकने का मतलब होता है वेलोसिटी जीरो होना, ठीक है। तो यही चीज का ध्यान रखना कि अगर आप इसको छोड़ देते हैं तब x मैक्स mg बाई k नहीं होता है। तो सेकंड केस का क्या होगा? एग्जाम का कंडीशन, सेकंड केस का कंडीशन होगा कि ये इक्विलिब्रियम पे नहीं रुकेगा, क्योंकि उसकी इनर्शिया है, जड़त्व है बल, ठीक है। तो इनर्शिया होने के कारण वो रुकेगा नहीं, क्योंकि इस पे फोर्स लगता रहेगा। एक्सेलरेशन जीरो हो गया मानते हैं, पर वेलोसिटी जीरो नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है। तो इस जगह पे वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, तो वो रुकेगा कहाँ? वो रुकेगा वहीं जहाँ पर, वो रुकेगा वहीं जहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे खींच देता हूँ, और तो मान लेते हैं यहाँ आके रुक रहा है, ठीक है, इस जगह पे। प्यारे बच्चों,
जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विज़िट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विज़िट करके पढ़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी, यहाँ पे स्टॉप्स। तो स्टॉप होने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी जीरो होना, है ना, वेग इसकी जीरो हो जाएगी, तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो अब क्या होगा, ये हो गया मेरा एक्स मैक्स, है ना, इसको लिखोगे एक्स डैश, ये बी वाले का उत्तर है ना, यहाँ पे हो गया। तो वो कैसे निकाला जाए, इसको समझते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन करोगे, फोर्स नहीं करोगे। यहाँ क्या किए, फोर्स को इक्वेट किए थे ना, फोर्स इक्वल टू जीरो, तो फोर्स मेथड लगा, यहाँ पे एनर्जी मेथड निकल लगाओगे, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कर सकते हैं क्या, हाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वरिक्शन है नहीं, एयर का ड्रैग भी नहीं है, हवा का कोई घर्षण बल नहीं लग रहा है ना, तो कोई भी प्रतिरोधी बल नहीं है, इसलिए आप इसमें लगा सकते हो। तो क्या करेंगे, u इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर u फाइनल प्लस के फाइनल, ठीक है। तो ये आपका प्रारंभिक है, ये इनिशियल है, और ये आपका फाइनल है, ठीक है ना। तो ये 1 और या 2 भी कर सकते हो, ये 1 है ये 2 है, कुछ भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ता है, एक रेफरेंस लेवल लेना पड़ता है, रेफरेंस। तो मैं रेफरेंस यहाँ ही ले लेता हूँ, ये रेफरेंस हो गया। तो रेफरेंस से कितना ऊपर है ये, तो एक्स डैश है, यही मैक्सिमम है, ये एक्स डैश मैक्सिमम, ठीक है। तो इनिशियली ये यहाँ पर है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, रेफरेंस के ऊपर है तो प्लस कितना, mg एक्स डैश मैक्स, ठीक है। ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन उस समय ये नेचुरल लेंथ पर है, देखो प्राकृतिक लंबाई पे स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, ठीक है। इसको विरामावस्था से छोड़ रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, सही है। अब जब फाइनली ये पहुंचेगा तो कहाँ पहुंच गया, इस जगह पे, तो रेफरेंस पे पहुंच गया, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये जीरो हो जाएगा। लेकिन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ये अब खिंचाव हो गया, तो कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स मैक्स डैश का स्क्वायर आ रहा है। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो रुक रहा है। आ रहा है समझ। अब समझो क्या हो जाएगा, mg एक्स डैश मैक्स बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर मैक्स, ओके। तो एक्स मैक्स एक और एक गया, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो 2mg और k आके भाग हो जाएगा बाई k बराबर एक्स मैक्स डैश स्क्वायर। आया समझ। तो इन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है आपको, ये उसका डबल है, देखो समझ में आया। तो अगर आप इसको धीरे धीरे अगर लेकर आते हैं तो उस समय जो भी इसका खिंचाव होता है उसका डबल होता है, अगर आप उसको एकदम से छोड़ देते हैं तो, ठीक है। तो छोड़ने पर क्या होगा, मैक्सिमम इलोंगेशन होगी। मैक्सिमम इलोंगेशन में क्या होगा कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं रुकेगा। अगर आप छोड़ देते हैं तो इक्विलिब्रियम में नहीं रुकता, मतलब जब फोर्स जीरो हो गया ना तब नहीं रुकेगा, एक्सेलरेशन जीरो हो गया तब नहीं रुकेगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है। तो वेलोसिटी जीरो होने के लिए आपको कंडीशन और लेके जाना पड़ेगा, और दूर जाएगा वो इसलिए दूर जा रहा है क्योंकि इसमें इनर्शिया है, तो और नीचे जाएगा। तो समझो, और बढ़िया समझ में आएगा आपको। फिर और x की वैल्यू बढ़ने लगेगी, ठीक, mg से ज़्यादा हो जाएगा ये,
तो अगर mg से ज़्यादा हो गया तो फिर ऊपर के तरफ एक त्वरण आना शुरू हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, मंदन, रिटार्डेशन बोलेंगे। तो देखो एक्सेलरेशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे, तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं कि ये रिटार्ड करने लगा, रिटार्डेशन हो गई। तो रिटार्डेशन होने के कारण उसकी स्पीड कम होने लगी, होते 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 एक समय क्या हो जाएगा, वो स्टॉप कर जाएगा, रुक जाएगा। आया समझ? तो ये सब क्वेश्चन का ध्यान देना कि लिखा क्या है, क्योंकि आपको एकदम से पूछा जाएगा, अब आपको पता नहीं रहेगा कि फोर्स का क्वेश्चन है कि एनर्जी का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया रहता है। आपको कोई भी मेथड करने की आज़ादी है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये चीज़ फिक्स किया हुआ है, ठीक है, ये फिक्स है यहाँ पर, और यहाँ से एक प्राकृतिक लंबाई पर है, एक नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग है के, उसको फोर्स लगाकर, है ना, फोर्स लगा रहे हैं एफ, ठीक। ये फोर्स ऐसा लग रहा है कि पूरे टाइम इसके दिशा में है ना, ऐसे मतलब जैसे जैसे विस्थापन हो रहा है, जिधर जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वैसे वैसे फोर्स भी जा रहा है। तो इसको बिल्कुल धीरे धीरे खींच के ला रहा है ये, ठीक है ना। तो धीरे धीरे खींच के लाकर ये कहाँ तक ला रहा है, यहाँ से π/6 तक ला रहा है, π/6 कोण तक लाया है ना। तो पूरे टाइम यहाँ पे स्प्रिंग भी ऐसे स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग खींच रहा है, ठीक। तो ये मैक्सिमम है। तो आपको बताना है कि इस फोर्स द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स F इन मूविंग स्लोली, धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, इन मूविंग स्लोली फ्रॉम A टू B, ठीक है। ये अपने प्राकृतिक लंबाई पे थी और फिर इसको ऐसे खींचकर आपने यहाँ तक ले आया, ठीक है। ये सवाल है, इन मूविंग स्लोली, स्लोली लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे। तो इसको करने का जो तरीका है वो, एक तरीका तो कार्य निकालना है F द्वारा, तो F का जो मैग्नीट्यूड है वो ले लीजिए, मेथड वन पता कीजिए। तो मान लीजिए किसी भी थीटा एंगल पर, जब ये थीटा एंगल यहाँ से बना रहा था, किसी भी, क्योंकि अब यहाँ से ला रहे हैं यहाँ तक, तो किसी भी थीटा एंगल पर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है वो पता कर लीजिए, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगा kx, क्योंकि स्प्रिंग के रास्ते में लगता है स्प्रिंग फोर्स, है ना। और इधर क्या लगेगा, mg, ठीक है। इधर क्या लगेगा, f, और इधर क्या लगेगा, नॉर्मल। तो बिल्कुल धीरे धीरे ला रहे हो ना, तो धीरे धीरे ला रहे हो तो इसमें धीरे लाने पे वेग नहीं आएगी, है ना। और पूरे टाइम मैंने क्या बताया था, स्लोली का मतलब एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब फोर्स जो है वो बैलेंस्ड है। तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो गया। तो इधर क्या आ जाएगा, mg cos थीटा, ठीक है। तो f का मान क्या हो गया, f का मान हो गया mg cos थीटा प्लस kx, सही है। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये वाली है, ये है x, है ना, ये x है। तो r के टर्म्स में x को क्या लिखोगे, r की भाषा में x को क्या लिखोगे, उसको लिखेंगे r थीटा x के बराबर है। समझ में आया कैसे, ये x है, ये थीटा है, ये r है, तो थीटा बराबर x बाय r, तो r थीटा इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू r थीटा, ठीक है। तो अब आपको इसका कार्य निकालना है, पहले तो मैं लिख देता हूँ mg cos थीटा प्लस kx, x का मान कितना है, r थीटा, ठीक है ना, ये है। अब आप इसके द्वारा कार्य निकालना चाहते हैं, तो कार्य क्या होगा, f इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f dx, है ना, f डॉट dx। तो देखिए क्योंकि सवाल में दिया हुआ गया है कि फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, तो डॉट जब आप उसको खोलोगे, है ना, f डॉट dx, तो cos 0 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का हमेशा एंगल क्या होगा, 0 डिग्री।
अब dx कैसे निकालेंगे? तो x ऐसे था, dx ऐसे है, तो मान लीजिए थीटा से d थीटा आप रोटेट किए, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? f r d थीटा, है ना? समझ में आ रहा है? ये d थीटा हो गया, तो dx क्या हो जाएगा? r d थीटा। इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से? 0 से π/6। ये एक मेथड हो गया, ठीक। मैं इसको एनकरेज नहीं करूँगा कि आप करें, ये तो एक मेथड है, फोर्स मेथड। फोर्स निकाल लिए, फोर्स के बाद फिर इसको डिस्प्लेसमेंट डॉट डी एक्स करके कर दिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आर डी थीटा, है ना। इसको अगर वर्क निकालना है तो क्या करोगे? वर्क के लिए ये आर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो आर यहाँ आ गया, डी थीटा यहाँ आ गया। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, उसके बाद आर डी थीटा और करोगे तो आर स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया 0 से π/6, 0 से π/6। तो मैं नहीं बोलूँगा कि ये क्या करो आप, क्योंकि हमारे पास एक मेथड 2 है। मेथड 2 क्या है? बहुत ही शानदार मेथड, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि अगर स्लोली मूवमेंट लिखा हो, स्लोली, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल लीजिए। तो देखिए एक रेफरेंस ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक रेफरेंस ले लिए। उस समय स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है, तो स्प्रिंग की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, और ये भी अपने रेफरेंस पे है, तो इसकी भी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। जब ये यहाँ आता है तो ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। तो ये हाइट निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा? ये r है ना, ये π/6 है, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा r sin π/6, सही है। ये वाली लेंथ क्या हो गई? स्प्रिंग में खिंचाव हो गया, वो कितना होगा? तो π/6 है, ये r है, तो ये क्या लिखोगे? ये लिखोगे r इंटू π/6। तो ये स्प्रिंग की इलोंगेशन हो गई, पूरी इलोंगेशन। तो बस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, इनिशियल तो जीरो ही है, तो फाइनल लिख लो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mgh, h कितना है? sin π/6। समझ में आ रहा है? उसके बाद x की वैल्यू क्या है? वही इसमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तो वो क्या आ जाएगा? प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है? r π/6 का होल स्क्वायर। बस यही हो गया आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इधर -0 हो जाएगा, इनिशियली दोनों 0 पे था। तो कितना आसान हो जाता है, आपको कोई इंटीग्रेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एंगल वैंगल किसी भी थीटा पे निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की कहानी, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी इस तरह यूज़ होती है, ठीक है। तो अब करेंगे फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया गया कार्य, जैसे जिसमें घर्षण वगैरह आएगा, है ना। फ्रिक्शन फोर्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे, असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, जिसमें आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर पाएंगे। यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस के फाइनल नहीं होगा, ठीक है। वो सब देखेंगे। चलिए, तो अभी तक जो हम लोग देख रहे थे उसमें कोई भी असंरक्षी बल नहीं था, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वाले केसेस नहीं थे। जो भी थे वो कंजर्वेटिव फोर्सेस थे। कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते थे, है ना। तो संरक्षी बल अगर है तो आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके लिखे कैसे? u1 प्लस k1 इक्वल्स टू u2 प्लस k2। अब मैं जो केसेस लूँगा उसमें फ्रिक्शन भी होगा, ठीक है, फ्रिक्शन। तो मैं एग्जाम्पल से ही शुरू करता हूँ। देखो इस चैप्टर में क्या है ना कि थ्योरी ही मेन तैयार करना है आपको, जो आने वाले सभी चैप्टरों में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, तो मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ क्या है। यहाँ पर मैं एक ही क्वेश्चन लूँगा जिसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर लूँगा, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए कि ये एक स्प्रिंग है जो पहले से संपीड़ित है, दबा हुआ है, कंप्रेशन में है, किसके साथ? एक ब्लॉक के साथ, ठीक है ना। ब्लॉक का मास m है और ये k है, ठीक। और ये जो दिया हुआ है, ये यहाँ से प्राकृतिक लंबाई ऐसे x1 है। बच्चों
अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए, ठीक है। और इसमें पूरे में यहाँ पे फ्रिक्शन है, घर्षण, ठीक है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की कोफिशिएंट क्या है, म्यू ही रहने देते हैं, ठीक है, वैल्यू सॉल्व कर लेंगे बाद में डाल के, म्यू है, ठीक है ना, पूरे में यहाँ से यहाँ तक। अब सवाल ये है कि यदि इसको दबाकर x1 दूरी दबाकर आप छोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ से कितने दूर में जाकर x2 मान लेते हैं, कितने दूर में जाकर ये रुक जाएगा, है ना, इट स्टॉप्स, कितने दूर में जाके रुक जाएगा, ये सवाल है। समझ में आया क्या कर रहे हैं कि एक स्प्रिंग है जिसको x1 पहले से दबा दिए हैं और छोड़ देते हैं, और ये इसमें चिपका हुआ नहीं है, ठीक है, चिपका हुआ नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा इससे, ठीक, तो कितने दूर जाकर वो रुक जाएगा, ये सवाल है, ठीक है। तो कहाँ से ले रहे हैं यहाँ, ये इसकी प्राकृतिक लंबाई है, नेचुरल लेंथ है, ठीक है, ये है नेचुरल लेंथ, है ना, प्राकृतिक लंबाई। ठीक है, आइए करते हैं इसको साथ में। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फ्रिक्शन, क्या है पहले, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन है तो क्या आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, आंसर इज नो। तो फिर वो इक्वेशन क्या था, याद कीजिए, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक, यही तो था वो समीकरण, ठीक है। अच्छा, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे u फाइनल माइनस u इनिशियल, और इसको क्या लिखोगे, k फाइनल माइनस k इनिशियल, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये दोनों माइनस माइनस को एक साथ लिखते हैं, प्लस प्लस को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये तो अपना वही हो गया, u फाइनल प्लस k फाइनल माइनस u इनिशियल प्लस k इनिशियल, है ना। ये किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो याद करो, अगर ये नहीं रहता है तो ये जीरो होता है, तो हम लिखते हैं ना u प्लस के एफ, यू एफ प्लस के एफ इक्वल्स टू यू फाइनल यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। तो ये आपको अब नई प्रकार की समीकरण हो गई, ठीक है ना, नई इक्वेशन हो गई। अब इसको आपको सॉल्व करना है ठीक तरीके से। आ जाओ, यहाँ से शुरू होता है सॉल्यूशन, ठीक है, देखिए ध्यान से, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा कितना, तो देखो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg के बराबर है और वही इसको फ्रिक्शन फोर्स दे रहा है, ठीक, और पूरे टाइम वो घसीटता हुआ जाएगा, तो ये कैसी फ्रिक्शन होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, है ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मान क्या होगा, म्यू के एफ के, तो खैर यहाँ म्यू लिखा हुआ है तो बस इसको म्यू एन लिख सकते हो आप, तो एन का वैल्यू कितना है, mg के बराबर। तो मैंने आपको बताया था कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, फ्रिक्शन द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, वो होता है माइनस। माइनस क्यों हो रहा है, फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, है ना, फ्रिक्शन जो है वो पीछे है और विस्थापन जो है वो आगे है, इसलिए वर्क डन इज म्यू mg। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, ये तो फोर्स हो गया इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको देखना है कि उसकी वैल्यू क्या है, तो ध्यान से देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, तो कितने दूर तक कितना हुआ, इतना हो गया ना ये, तो ये क्या है x1 प्लस x2, सही है। तो इसको लिखोगे म्यू mg
x1 प्लस x2, ठीक है ना। ये हो गया वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल में ही है, वर्टिकल तो है ही नहीं, ऊंचाई तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं, तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इन दोनों में जो माइनस हो रहा है ना, या ये वाली जो पार्ट है वो जीरो है, किसके लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो आपको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी करना है, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग पहले से दबाया था क्या, हाँ बिल्कुल दबा था, कि कितना दबा था, तो x1 दबा था। फाइनली जब ये यहाँ पहुँचेगा उस समय स्प्रिंग अपनी प्राकृतिक लंबाई पे रहेगी, नेचुरल लेंथ पर रहेगी। तो जब नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग रहेगा ना, तो उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो दिस इज इक्वल्स टू u फाइनल कितना है, जीरो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो सवाल में ही दिया हुआ था कि रुक जाना चाहिए, क्या दिया हुआ था, रुक जाना चाहिए। तो रुकने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, जीरो माइनस माइनस ब्रैकेट के अंदर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ के x1 स्क्वायर, तो हाफ के x1 स्क्वायर, ठीक है, आ रहा समझ। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो इनिशियली भी आप दबा के रखे थे, है ना, तो दबा के रखे थे, तो यहाँ पे भी इसकी जीरो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आपके लिए इक्वेशन क्या बन गया, माइनस म्यू एम जी x1 प्लस x2 बराबर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस चला जाएगा और आंसर x1 दिया रहेगा, x2 निकल आएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं दे नहीं रहा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिल सकता है ताकि नंबर बन के आ जाए सॉल्व होके, आ रहा है समझ। तो बहुत ही सिंपल से होते हैं, बस आपको ध्यान रखना होता है कि कब इसको लगाना है और कब केवल u इनिशियल प्लस के इनिशियल यू फाइनल प्लस के फाइनल लगाना है, ठीक है। तो यदि ये जीरो है तभी ये दोनों बराबर होंगे, मैकेनिकल एनर्जी तभी कंजर्व होता है। फ्रिक्शन आ गया तो कंजर्व नहीं होगा, तो घबराना नहीं है। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको करेंगे क्या, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते थे, बिल्कुल, क्योंकि आया तो वहीं से है ना ये, है ना। तो मैंने आपको बता रखा है पहले भी एक एग्जाम्पल में, वर्क एनर्जी थ्योरम से इसको किया जा सकता था, है ना। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन से फोर्स हैं, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का कार्य क्या होगा, देखो पहले ही इसको दबा के रखे हो और अब छोड़ने वाले हो, तो मैंने आपको बताया था कि पहले दबाकर अगर छोड़ते हैं तो स्प्रिंग का फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, पॉजिटिव, तो प्लस हाफ के x1 स्क्वायर, क्योंकि यहीं तक ही होगा, उसके बाद तो स्प्रिंग फोर्स लगना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये क्या है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। और कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो mg और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर है, तो उसका कार्य आएगा ही नहीं। नॉर्मल का भी डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो आएगा ही नहीं। फ्रिक्शन का आएगा, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का कार्य क्या लिखोगे, तो फ्रिक्शन द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव होगा, तो माइनस माइनस म्यू एम जी कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक, तो x1 से x2 तक, ठीक, इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो देखो ये दोनों हो गए बराबर, इसमें भी ये दोनों इक्वल हो रहे, तो आ गया ना दोनों से आंसर। तो जो भी सुविधा लगे आपको कर लो, लेकिन एक सेकेंड, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको ये ध्यान रखना होता है कि कार्य कैसा हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कैसा हो रहा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी देखना है और काइनेटिक एनर्जी देखना है बस। तो इसीलिए इसको फॉलो करोगे तो सही रहेगा, अदरवाइज जो भी सही लगे आपको कर सकते हैं। और ये क्या है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, मतलब फ्रिक्शन फोर्स। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये थी थ्योरी। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, है ना, इसको लिख दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए 2 मीटर दूर एक स्प्रिंग है ना, जो अपनी प्राकृतिक लंबाई में है, ठीक, और इतने में फ्रिक्शन है जिसका म्यू 0.5 है। यहाँ पर एक वस्तु है m द्रव्यमान का जिसका मान है 2 kg, ठीक है, और इसको h बराबर 5 मीटर से इसको गिरा रहे हैं और इसका कोण दिया हुआ है 37 डिग्री। यहाँ का μ1 है 0.1, ठीक है, तो यहाँ भी फ्रिक्शन है, ठीक है, यहाँ भी फ्रिक्शन है और यहाँ भी फ्रिक्शन है। K का मान दे देते हैं, मान लीजिए 50 न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, ये है। तो सवाल इस बार ये है कि जब इसको यहाँ से छोड़ दिया जाएगा तो ये नीचे जाता है, नीचे जाकर फिर ये यहाँ आता है और यहाँ आकर इसकी मैक्सिमम कंप्रेशन करता है, अधिकतम से अधिकतम संपीड़न करेगा। तो कितने दूर तक इसको संपीड़ित कर सकता है, ये सवाल है ना। तो यहाँ से कितने दूर, इसको x मान लेते हैं, कितने दूर तक संपीड़ित कर देगा। ठीक है, ये सवाल है, x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या देखना है, सबसे पहले फोर्सेस कौन कौन से हैं। क्या mg फोर्स है? हाँ, mg फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव, तो उसके कारण तो मैं पोटेंशियल एनर्जी ही लिख लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगाऊंगा, मैं करूँगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या यहाँ स्प्रिंग फोर्स भी आएगा? हाँ, तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी में ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन कैसा होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य करेंगे, तो इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते, ठीक। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल के द्वारा किया गया कार्य 0 होगा, पर फ्रिक्शन द्वारा किया गया कार्य 0 नहीं होगा। फ्रिक्शन पूरे टाइम क्या कर रहा है, पीछे ही लग रहा है, तो वैसे भी काइनेटिक फ्रिक्शन का इसमें वर्क डन नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन कुछ और है, यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन कुछ और है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अलग अलग फ्रिक्शन का अलग अलग कार्य आएगा। तो फ्रिक्शन द्वारा किया गया कार्य के लिए आपको विस्थापन चाहिए, तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी चाहिए होगा। तो ये 37 डिग्री है और ये 5 है ना, 37 है और ये 5 है, तो ये कितना होगा, ये क्या होगा। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा L का मान साइन 37 क्या होगा, h/L, तो L क्या होगा, h/sin 37, h/sin 37, ठीक है ना। तो L का मान आ गया। सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो L बराबर h/sin 37, ठीक है। अच्छा, h कितना दे रखा था, 5, sin 37 कितना होता है, 3/5, ठीक है। तो ये हो गया 25/3, 25/3। इसको मैं L यूज़ करूँगा, ठीक है, और ये h यूज़ होगा, ये x मुझे निकालना है। तो चलिए शुरू हो जाइए। क्या करेंगे, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव बराबर u फाइनल प्लस k फाइनल माइनस u इनिशियल प्लस k इनिशियल, ये होगा, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव क्या होगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ भी होगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या लिखोगे, माइनस μ1 mg cos 37। देख रहे हो कितना जल्दी दिमाग काम करना चाहिए आपको। नॉर्मल की वैल्यू अब mg के बराबर नहीं है, किसके बराबर है, mg cos 37 के बराबर है ना। तो n इज इक्वल टू mg cos 37, इसलिए मैंने μ1 जहाँ तक यहाँ तक μ1 है, यहाँ तक cos 37 लिया, ठीक है। और इसके द्वारा विस्थापन क्या है, L, ठीक, माइनस अब यहाँ से शुरू हो गया
यहाँ से क्या शुरू हो गया, म्यू टू शुरू हो गया, कहाँ तक, x तक। तो कितने दूर तक चला इसी फ्रिक्शन से, 2 मीटर से लेकर x मीटर तक। आ रहा है समझ? तो म्यू2, लेकिन अब इसका कंप्लीट नॉर्मल mg के बराबर है। सही है, ये नॉर्मल है, ये mg है, तो नॉर्मल बराबर mg हो गया। ठीक, और विस्थापन 2 प्लस x यहाँ तक हो गया, करेक्ट है, इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल, नहीं, फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल तो ये यहाँ पहुँच गया। क्या ये स्प्रिंग दबा हुआ है? हाँ बिल्कुल। तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी? बिल्कुल होगी। तो आप क्या लिखेंगे, मैं ऐसे लिख देता हूँ, u स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस u ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल के लिए एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा आपको, तो रेफरेंस बना लीजिए, इसी को रेफरेंस बना लीजिए। तो ये रेफरेंस हो गया, तो रेफरेंस में ही तो है ये जो वस्तु है वो रेफरेंस में ही है। तो रेफरेंस में है तो इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, ये 0 हो गया। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0 फाइनल वाला। ठीक है ना, फाइनल वाला काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये तो मैक्सिमम पर है, ये अधिकतम लिखा हुआ है ना, ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम जब वो दबाएगा ना, अधिकतम दबाव संपीड़न करेगा, उस समय खुद इसका वेग क्या हो जाएगा, 0। ये आपको समझना पड़ेगा। जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन होता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या लिखोगे, 0। हाँ, इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, के फाइनल। तो के फाइनल इज 0। ठीक है, ये हो गया। माइनस u इनिशियल क्या है, u इनिशियल तो देखो रेफरेंस से ऊपर ही है ये पहले, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन तब तक स्प्रिंग दबा नहीं है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, mgh, h का वैल्यू क्या है, 5 है ना। ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पहले भी 0 था, क्योंकि इसको विरामावस्था तो छोड़ रहे हैं, है ना, प्रारंभिक वेग उसकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। बस इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व क्या, μ1 पता है, mgl सब कुछ पता है, x बस नहीं पता, यहाँ भी x नहीं पता। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाए, बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन वाली बन जाए, लेकिन इससे आपको सीखना क्या है, कंसेप्ट सीखना है। ठीक है, तो कंसेप्चुअली इक्वेशन कैसे लगाते हैं ये सब सीखना है। ये इक्वेशन कैसे लगाए, कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, स्प्रिंग है और ग्रेविटेशनल है, दोनों है, तो दोनों को यूज़ किया गया है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।